हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण। हम कंटिन्यू करते हुए टॉपिक को पढ़ रहे थे। हमने अब तक पढ़ा था तृतीय लेसन जो है हमारा थर्ड लेसन, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मैंने आपको बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी भूगर्भ की जानकारी के स्रोत जो दो हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। उसमें कंटिन्यू पढ़ते हुए हमने अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हमारे टॉपिक आया था भूकंप, तो जिसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जानेंगे कि भूकंप जो है पृथ्वी के अंतर्गत ऐसा क्या है जिसके कारण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, सामान्य तौर पर भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहा जाता है, EARTH, अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थ किसे कहते हैं? पृथ्वी को। क्वेक मतलब कंपन या हिलना या हलचल। जैसे हम बस में बैठे हैं, बस वाला एकदम ब्रेक लगाता है तो व्यक्ति एकदम आगे की तरफ झुक जाते हैं, है ना। वाइब्रेशन, एक बार कई बार वो जोर से गियर डालते हैं तब भी ऐसा होता है। या ट्रेन गुजरती है तो पास में जो रहने वाले मकान घर जो होते हैं, टीवी पर जैसे ऐड आता है अल्ट्राटेक सीमेंट, है ना, तो आपने देखा होगा उसके अंतर्गत कैसे वो कप वगैरह हिलते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो कंपन यानी पृथ्वी का हिलना यानी किसके कारण होता है। तो इसके भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, भूकंप के प्रकार। तो सामान्य तौर पर यह समझना है कि भूकंप का अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी का कंपन या पृथ्वी का हिलना। समझ आ गया होगा आपके? पृथ्वी का कंपन या पृथ्वी का हिलना। ओके, पृथ्वी का कंपन या पृथ्वी का हिलना। अब देखिए, इसके अंतर्गत आता है कि जो भूकंप आता है वो हमें पता कैसे चलेगा? हम उसे अनुभव कर सकते हैं, हम छू करके ऐसे नहीं देख सकते कि भाई ये भूकंप है ना। एकदम धरातल, कई बार ज्यादा जोर का भूकंप होता है, उससे दरारें आ जाती हैं, मकानों में इमारतें गिर जाती हैं, है ना। और हल्के भूकंप होते हैं तो एकदम मतलब हल्की सी साउंड आती है या गड़गड़ की आवाज आएगी, या थोड़ा बहुत एकदम घर के अंदर बर्तन कांप जाएंगे या हम खुद ऐसे हिल जाएंगे, है ना। हमारे जोधपुर में आपने कई बार देखा भूकंप के झटके ऐसे आते रहते हैं। तो जो भूकंप मापी यंत्र है, यानी भूकंप को किससे मापते हैं? तो भूकंप को कैसे नापेंगे? भूकंप मापी यंत्र से। किससे? भूकंप मापी यंत्र। और भूकंप मापी यंत्र जो है उसे कहा जाता है सीस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। SEISMOGRAPH, सीस्मोग्राफ। ओके, भूकंप मापी यंत्र किसे कहा जाता है? सीस्मोग्राफ। अब समझना है कि देखिए, जो इसका ग्राफ होता है, किसका? भूकंप का, वह हमें कैसे पता चलेगा? तो इस सीस्मोग्राफ के अंतर्गत एक पैमाना होता है, स्केल। ये पैमाना ECG होती है ना, जैसे ECG उसी प्रकार से होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इस प्रकार से उस पर ग्राफ बना होता है। अब इसमें ऊपर तो नहीं निकला ना, मतलब इस पैमाने के ऊपर इस प्रकार से भूकंप अभिलेख पर भूकंप प्रदर्शित होता है। तो ये जो पैमाना है, स्केल, इसे कहते हैं रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना। ओके,
रिक्टर पैमाने पर भूकंप जो है वह प्रदर्शित होता है या भूकंपीय तरंगें दिखाई देती हैं। अब रिक्टर पैमाना जो है इसे मर्केली नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। मर्केली नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी किसकी? रिक्टर पैमाने की। इस रिक्टर पैमाने की खोज किसने की? मर्केली नामक विद्वान ने। अतः इसे मर्केली पैमाना भी कहते हैं। अतः इसे मर्केली पैमाना भी कहते हैं। देखिए सिंपल, भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन या पृथ्वी का हिलना, धरातल की हिलचल, कोई भी जो आपको याद रहता है रख सकते हैं, पृथ्वी का कंपन। अब इसके बाद आता है कि भूकंप जो है उसे मापते किससे हैं? तो भूकंप मापी यंत्र द्वारा। और भूकंप मापी यंत्र को कहा जाता है सीस्मोग्राफ। और भूकंप मापी यंत्र का जो स्केल होता है जिसके ऊपर भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं यानी इस ग्राफ पे प्रदर्शित होती हैं उसे कहते हैं रिक्टर पैमाना। और रिक्टर पैमाने की खोज की थी मर्केली नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए उसे मर्केली पैमाना भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बना कि रिक्टर पैमाने को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है रिक्टर पैमाने से। और रिक्टर पैमाने की खोज किसने की थी? तो वह मर्केली नामक विद्वान ने की थी। और भूकंप का क्या अर्थ है? तो भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, इसे फटाफट बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आता है कि ये रिक्टर पैमाना जो है इस पे कैसे वह प्रदर्शित होता है। तो देखा भी आपने, मैंने यहाँ पे एक लाइन स्केल बनाई। इसको समझना है कि रिक्टर पैमाने रिक्टर पैमाने पर भूकंपीय तरंगें, अभी आगे आएगा टॉपिक, अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं। भूकंपीय तरंगें 0 से 10 के बीच, 0 से 10, देखो 0 से 10 दे रखा है ना। ओके, 0 से 10 के बीच अभिलेखित होती हैं। 0 से 10 के बीच अभिलेखित होती हैं। और दस की तरफ अभिलेखित तरंग तीव्र भूकंप व विनाश को सूचित करता है। मतलब इससे पता चलेगा कि अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? भूकंप बहुत तीव्र होगा। और अगर ये 0 के पास है ज्यादा तो भूकंप कैसा होगा? हल्का। और 0 की ओर अभिलेखित कर्व कह सकते हैं, CURV कर्व, न्यून भूकंप को
दर्शाता है। जैसे हम पढ़ते हैं हमारे भारत के अंतर्गत तीव्र भूकंप कई दशकों में आते हैं, जबकि सामान्य भूकंप जैसे हमारे जोधपुर में भूकंप के झटके साल में 2-4 बार आते ही रहते हैं। जैसे 3.2 रिएक्टर का भूकंप आया, तो इसमें ये आता है तीव्रता, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में मतलब रिक्टर पैमाने पर होती है तो में मापी जाती है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। ये समझ में आ गया होगा कि भूकंप मापी यंत्र किस प्रकार से रिक्टर पैमाना जो होता है उस पर भूकंप अभिलेखित होता है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे चलते हैं। अब ये वर्ड आया था कौन सा, भूकंपीय तरंग, इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। अब मेन चीज ये आती है कि पृथ्वी में जो भूकंप है वो आता कहां से है, कैसे पता चले कौन सी तरंग कौन सी है, इसे मैं आपको समझा दूं। पहले ये हमारी पृथ्वी है, ओके। मान लीजिए इस स्थान से भूकंप उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो ये जो जगह है इसे फोकस यानी इसे भूकंप मूल कहते हैं। मतलब यह क्या होता है, और इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं उद्गम केंद्र, यानी जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है। ओके, अब ये यहां से 90 डिग्री पर जिस स्थान पर यानी समकोण पर जिस स्थान से सबसे नजदीकी पॉइंट होता है जहां वो टकराता है उसे हम क्या कहेंगे। देखिए इसका एक और है, इसे अलग पेन से लिखता हूं, आपको आराम से याद रहेगा, इंपॉर्टेंट नेम, इसे अवकेंद्र, अवकेंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकेंद्र। और अवकेंद्र को कहा जाता है हाइपोसेंटर, अवकेंद्र। ये जो केंद्र बिंदु है वह, इसके इतने सारे नाम है, देखें, भूकंप मूल, उद्गम केंद्र, अवकेंद्र, हाइपोसेंटर, फोकस। ओके, कोई भी याद रखिए, बस ये ध्यान रखना है भाई, अवकेंद्र और भूकंप मूल ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। भूकंप मूल, फोकस, अवकेंद्र, हाइपोसेंटर। लेकिन जिस जगह नजदीकतम बिंदु जहां समकोण पर होता है और सबसे पहले धरातल पे जिस जगह झटके महसूस किए जाते हैं वो कहलाता है ये वाला अधिकेंद्र। क्या कहलाता है, अधिकेंद्र। और इसको कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर, ओके, एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, अधिकेंद्र, अवकेंद्र। ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसमें हम गच्चा खा जाते हैं और इसके गलत होने पर हमारा पूरा टॉपिक गलत हो जाता है। फिर हम ये नहीं दर्शा सकते हैं कि भूकंप जो है वह किस स्थान से उनका उद्गम होता है। तो अगर हमने हाइपोसेंटर के बजाय एपिसेंटर कह दिया या अवकेंद्र की जगह अधिकेंद्र कर दिया तो हमारा वह गलत हो जाएगा। जिससे मैंने आपको एक चित्र बना के समझाया, जिससे आपकी अच्छी तरह से समझ में आ सके। आप इसे अच्छी तरह से साफ सुथरा अभी बनाएं या स्क्रीनशॉट ले लें और उसे मल्टी कलर पेन से बनाएं, जिससे आपको अलग अलग वर्ड में लिखोगे तो आराम से समझ में आएगा। वरना अगर एक ही जैसा लिखोगे तो आपके समझ नहीं आएगा। यानी यहाँ से भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुई और इसका झटका यहाँ सबसे पहले लगा, तो जहां सबसे पहले यानी कि भूकंप केंद्र यानी उद्गम केंद्र यानी फोकस यानी हाइपोसेंटर के 90 डिग्री पर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा अधिकेंद्र। अर्थात
एपी सेंटर। ओके, समझ में आ गया? एपी सेंटर पे सबसे पहले झटके महसूस किए जाते हैं। अब आता है कि भूकंप जो आते क्यों हैं, तो भूकंप के आने का मुख्य कारण जो है वो क्या है, तो वो हमने पहले पढ़ा गत कक्षा के अंतर्गत कि भूकंप के अंदर ऐसे पदार्थ हैं जिसके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं अब आपको समझाऊं, क्योंकि हमारे टॉपिक्स में तो नहीं है, लेकिन ये आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक जैसे होते हैं उनके अंदर है, तथा भूकंप के प्रकार में ये समझने के तौर पे आएगा। मान लीजिए जैसे यह एक कोई बांध है, ठीक है, पहले कभी यहाँ एक जमीन हुआ करती थी, उस जमीन पर बांध बना दिया गया और उस बांध में भरा हुआ पानी रिस रिस के कहाँ जा रहा है, जमीन के अंदर। और आपको ज्ञात है कि जमीन के अंदर गहराई पर क्या है, तो वह है मैग्मा, तप्त मैग्मा। इसके संपर्क में ये पानी जाता है और पानी क्या बनता है, भाप बनता है। भाप बनता है, वो अंदर चट्टानों की दरारों के अंदर भाप प्रवेश करती है। और आपको पता ही है, जब गैस इधर से इधर भागेगी और वह पृथ्वी के धरातल के ऊपर धक्के लगाती है, अगर उस जगह पर कमजोर धरातल हो तो उसे फाड़कर बाहर निकल जाएगी, तो वो गीजर्स वगैरह बन जाते हैं। और अगर वहाँ पर कमजोर चट्टान नहीं टूट पाती है तो उसमें झटके लगते हैं और उसके कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। इसके अलावा हम अगले अध्याय में जब पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर पढ़ेंगे प्लेट जो है उनका प्लेट प्रवाह, है ना। इसके अलावा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ेंगे। तो उसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार पृथ्वी को अलग अलग प्लेटों में बांटा गया है। और ये प्लेट शब्द ये नहीं है भाई नमकीन की प्लेट है ना। ये प्लेट शब्द जो विल्सन ने दिया था, जो तस्तरी जैसी होती है, जो प्लेट कहा जाता है। तो ऐसी पृथ्वी के ऊपर अंदर जो उसकी पृथ्वी की पूरी परत है, उसमें महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें हैं, वो हर समय चलायमान रहती हैं। उनकी गति सेंटीमीटर्स में होती है, मतलब एक साल में मुश्किल से वो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक खिसक पाती हैं। तो हमें इसका आभास भी नहीं हो पाता है ना। इसके अंतर्गत आपने 9th-10th में पढ़ा है कि वह 3 प्रकार की अभिसारी, अपसारी और रूपांतर सीमा प्रवाह आपने याद हो तो वही प्लेटें, उनके बारे में आपको अध्ययन मिलेगा। तो वो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं, यानी घर्षण होता है या वो एक दूसरे से दूर खिंच सकती हैं, है ना, यानी अपसरण होता है, अपसार उनके अंदर होता है, तो वहाँ नई प्लेट का निर्माण हो जाता है। या अभिसरण होता है, आपस में टकराती हैं तो उससे पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंप आते हैं। समझ गए? ओके, तो ये सब मैंने आपको समझाया। अब इसमें आगे टॉपिक्स में आता है कि भूकंपीय तरंगें जो हैं वो क्या हैं, इंपोर्टेंट टॉपिक्स। ये आपके समझ में आ गया, इसे बना रहने देते हैं जिससे आपके वो समझ में और अच्छी तरह से आ जाएगा। भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें यानी कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, और वेव मतलब तरंग, और वेव्स मतलब तरंग है, भूकंपीय तरंग है। तो इसकी डेफिनेशंस भूकंपीय तरंगों की कि पृथ्वी या भूगर्भ, पृथ्वी में या भूगर्भ में ऊर्जा के उत्पन्न होने से जो तरंगें या ऊर्जा के निकलने, या हम कह सकते हैं उसका ऊर्जा के निकलने जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन्हें भूकंपीय तरंगें भूकंपीय तरंगें कहते हैं। भूगर्भ में ऊर्जा के
उत्पन्न होने से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें भूकंपीय तरंगें कहते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल। यानी पृथ्वी के अंतर्गत ऐसा कोई भी मतलब जो क्रिया के कारण, जैसे मैंने भी आपको बांध का उदाहरण दिया था, उससे जो ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, जैसे भाप बनी, तो उसके कारण वाइब्रेशन पैदा होगा। तो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहेंगे? भूकंपीय तरंगें। अब जो भूकंपीय तरंगें हैं इनको आप सामान्य तौर पे भी समझ लें। भूकंपीय तरंगें जो हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पहली है भूगर्भिक तरंगें। कैसी हैं? भूगर्भिक तरंगें। और दूसरी हैं धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगों का मतलब देखिए, पहले आप इसे समझें क्योंकि ये टॉपिक पूरा विस्तार से है और लगभग हमारे 33% लेसन को कवर करता है। भूगर्भिक का मतलब भूगर्भ, यानी जो भूगर्भ के अंदर तरंगें हैं वो क्या कहलाएंगी? भूगर्भिक तरंगें। और वे तरंगें जो धरातल के ऊपर महसूस होंगी, यानी भूकंप आया, भूकंप की जो तरंगें धरातल के ऊपर नहीं पहुंच पाई और भूगर्भ के अंदर क्षैतिज रूप में, मतलब ऐसे जैसे हम यूं कहें ये नीचे से तरंगें आई और यहाँ पर इसके साथ साथ चल रही हैं चारों तरफ, है ना, 90 डिग्री पर, मतलब हाइपोसेंटर से एपी सेंटर पर टकराई और फिर चारों तरफ फैल रही हैं भूगर्भ में, तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी कौन सी तरंगें? भूगर्भिक तरंगें। लेकिन धरातलीय तरंगें जो टकरा करके धरातल के ऊपर जिसका प्रभाव दिखाई देता है, जिसकी तरह से जमीनें जो है उसमें विसंगति आ जाती है, इमारतें गिर जाती हैं, जमीन फट जाती है ना, तो ऐसी तरंगें जो होती हैं वो होती हैं धरातलीय तरंगें। इनके बारे में डियर स्टूडेंट्स हम डिटेल्स में जानेंगे अगले वीडियो के अंदर। मुझे पूर्ण उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इन टॉपिक्स को देखने के लिए, पढ़ने के बाद आप चाहें तो उसको बुक्स के अंदर और रीडिंग कर सकते हैं। जैसे आप टीवी वगैरह, मैगजीन्स में, अखबार में ऐसी खबर आती हैं, उनको कलेक्ट करके भी अपनी कॉपी के अंदर ऐसे चिपका सकते हैं। तो आपको ऐसे टॉपिक्स को नेचुरल रूप से समझने में मदद मिलेगी। नेचुरल में मतलब ये है कि जैसे कोई पर्वत है, अपने लैंड स्लाइडिंग, जैसे वर्षा ऋतु के अंतर्गत आप पढ़ते हैं हिमालय के अंदर चट्टानें खिसक गई या कहीं पर बाढ़ आई, है ना, या तूफान आया, चक्रवात आए, इसके अलावा मतलब जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जंगल में आग लग जाना वगैरह, ये सब आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हमारा टॉपिक है जो सेकंड बुक्स में आता है। तो इनसे आपको इसे समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।